नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। खबर कौशाम्बी से है, जहां पर मदर इंडिया इंटर कॉलेज नेता नगर करारी में आज वार्षिक महोत्सव का आयोजन किया गया है। बता दें कि इस अवसर पर विद्यालय का वातावरण उत्साह और उल्लास से भर गया। कार्यक्रम में छात्रों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी हैं और साथ ही सभी उपस्थित लोगों का मन भी मोह लिया है। विद्यालय प्रबंधन ने इन विद्यार्थियों को विशेष रूप से सम्मानित किया, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में शानदार प्रदर्शन किया। कक्षा 10 और 12वीं के छात्रों के लिए भावपूर्ण विदाई समारोह आयोजित किया गया, जिसमें शिक्षा और छात्र अपने अनुभव साझा करते हुए यादगार पलों को साझा कर रहे थे। और इस अवसर पर अभिभावक, क्षेत्रों के गणमान्य व्यक्ति और शिक्षा के प्रति रुचि रखने वाले नागरिक भी उपस्थित रहे, जिन्होंने समारोह की गरिमा और उत्साह को बढ़ाया। प्रधानाचार्य सराफरराज हुसैन ने विदा हो रहे विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य और सफलता की कामना करते हुए उन्हें प्रेरित किया। तो वहीं योगी सरकार अपने जीरो टॉलरेंस नीति को लेकर कड़ी कार्रवाई का दावा कर रही है, लेकिन हकीकत में उनके ही प्रशासनिक अधिकारी इस नीति के पालन में ढिलाई और लापरवाही दिखा रहे हैं। अलीगढ़ के थाना गोंडा क्षेत्र के गांव का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर तेज प्रकाश ने बताया है कि उनके भाई सतीश चंद्र की हत्या संपत्ति हड़पने के मकसद से षड्यंत्र के जरिए की गई थी और इस हत्या की शिकायत उन्होंने पुलिस के प्रत्येक स्तर पर की, लेकिन लगातार 5 साल तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। इसीलिए न्याय की उम्मीद में उन्होंने अदालत का सहारा लिया और अदालत के आदेश पर मामले को दर्ज कराया। हालांकि मुकदमा दर्ज तो हो गया है, लेकिन अब तक पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की है, जिसे परिवार न्याय की प्रतीक्षा में मजबूर है। मेरे भाई की कोरोना के टाइम में बड़ा हॉस्पिटल में जहर पी करके हत्या कर दी थी। तो उसमें मुकदमा लिख गया है? उसमें अभी तक अब मुकदमा लिख गया है 5 साल बाद। 5 साल बाद लिखा है जी। इससे पहले आपने कहाँ पे लिख के तुम्हें दिया था? इससे पहले मैंने थाना स्तर पर दिया, एसएसपी साहब को भी दिया, एसडीआरए साहब को भी दिया। तो अब ये किसके द्वारा लिखा गया है? अब ये मुकदमा कोर्ट के द्वारा लिखा गया है। तो किसी चौकी और थाने ने किसी ने मेरी किसी ने नहीं सुनी। अब क्या हो रहा है? अब मामले में क्या हो रहा है? अब मेरा मुकदमा दर्ज हो गया क्वार्टी थाने में और इसमें गिरफ्तारी नहीं हो रही है। घटना कहाँ की है? ये घटना वरुण हॉस्पिटल की है। अच्छा, कौन कौन लोग हैं जिनके द्वारा ये घटना कारित की गई है? ये मेरे भाई की पत्नी ममता वासने, उसकी माँ तुलसी वासने, बहन विनीता वासने, भाई हेमंत वासने, अंकित वासने और मेरे भाई का दोस्त नीरज मित्तल। इन लोगों के द्वारा षड्यंत्र क्या रहा है पूरा? षड्यंत्र रचकर जमीन और जायदाद के बीमा के को हड़पने के चक्कर में मेरे भाई की कोरोना के अंतर्गत हत्या कर दी गई है, जबकि कोरोना की सारी जांच रिपोर्ट नेगेटिव है। तो वहीं कौशाम्बी पुलिस ने चोरी और लापता हुए मोबाइल फोन की बड़ी सफलता हासिल की है। बता दें कि जिले में कुल 80 से ज्यादा चोरी हुए मोबाइल फोन पुलिस ने बरामद किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई गई है और ये सभी फोन अब उनके असली मालिकों को लौटाए गए हैं। मोबाइल की बरामदगी में पुलिस ने पोर्टल का भी इस्तेमाल किया। देश भर में फोनों को ट्रैक किया गया और सर्विलांस कैमरों और तकनीकी विशेषज्ञों की मदद से जांच को सटीक दिशा दी गई। और इसके साथ ही पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एसपी राजेश कुमार ने इस सफलता का खुलासा करते हुए मोबाइल मालिकों को उनका फोन सौंपा है। जिले के विभिन्न थानों में बता दें कि मोबाइल के साथ प्रथम स्थान पर रहा है ये थाना, जबकि कोखराज थाना 14 मोबाइल के साथ दूसरे स्थान पर रहा और सराय आकिल थाना 13वें नंबर पर रहा। इसके साथ ही एसपी राजेश कुमार ने इस कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित करते हुए प्रत्येक को 5,000 रुपए नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। CIR पोर्टल पे दर्ज मोबाइल की कंप्लेंट्स जो गुम होने की हो या चोरी होने की हो या खो जाने की हो, उसमें से आप देखेंगे जनपद कौशाम्बी के सभी थानों की टीम्स ने माह जनवरी में कुल 83 मोबाइल फ़ोन बरामद किए हैं विभिन्न कंपनियों के। इसकी कीमत देखा जाए तो करीब 20 लाख की बरामदगी है। आप देखेंगे लगातार CIR पोर्टल पे जनपद कौशाम्बी अच्छा काम कर रहा है। पिछले माह दिसंबर में जो बरामदगी थी पूरे प्रदेश में नंबर 1 पोजीशन पे हम लोग थे। उसके पहले भी हम हमेशा नंबर 1 रहे हैं। तो हमारी टीम्स इसमें अच्छा काम कर रही हैं
और आप देखेंगे मोबाइल कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी व्यक्ति के लिए जिसका मोबाइल गुम हो जाता है, वो बहुत परेशान रहता है। और जब वो कंप्लेंट दर्ज कराता है सीआर पोर्टल पे, तो लगातार सीआर पोर्टल उसको ट्रैक करता है। और जैसे ही मोबाइल के बारे में उसको सूचना मिलती है कि वो उस मोबाइल में कौन सा नंबर चल रहा है, कौन चला रहा है, वो संबंधित थाने को तुरंत आ जाता है और संबंधित हमारा जो थाने की टीम है उसको ट्रैक करके उसको उससे बात करके ये मोबाइल वापस मंगाती है। और जो इसमें जिनका ये मोबाइल वास्तविक स्वामी जो है, उनको ये मोबाइल सुपुर्द किया जाता है। आज हमने उनके स्वामियों को भी बुलाया है और उनको आज अभी उनके मोबाइल जो मिले हैं उनको सुपुर्द करेंगे। तो लगातार अच्छा काम मोबाइल बरामदगी की दिशा में जनपद कौशाम्बी कर रहा है। CIR। तो वहीं संभल पुलिस ने चोरी और खोए हुए मोबाइल फोन की बरामदगी में अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। पिछले 3 महीने में कुल 900 से ज्यादा मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिसमें से बुधवार को 90 से ज्यादा मोबाइल फोनों को उनके असली मालिकों को सौंपे गए हैं और इन मोबाइल फोन की अनुमानित कीमत लगभग 15 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश में IPS अधिकारी आलोक कुमार भाटी ने व्यक्तिगत रूप से मोबाइल मालिकों को उनके फोन सौंपे। पुलिस ने इस उपलब्धि के लिए विशेष अभियान चलाया, जिससे जनपद का मोबाइल रिकवरी प्रतिशत पहले से 44% था, जो कि अब 71% तक पहुंच गया है। पिछले 6 सालों का औसत रिकवरी जो है वो 60% तक पहुंच गया है, जबकि पूरे यूपी का औसतन केवल जो 38.30% है। पुलिस अधीक्षक संभल के कुशल निर्देशन में पिछले 3 महीने से लगातार जो चोरी या गुम हुए मोबाइल फोन है, उनकी बरामदगी का एक सघन अभियान चला हुआ है। इस अभियान का नतीजा यह है कि पिछले 3 महीनों में जो हमारा 6 वर्ष का रिकवरी परसेंटेज 44% था, वो बढ़ के अभी 60% हो गया। और सही परिप्रेक्ष्य में देखने के लिए हम अगर देखें तो अभी मौजूदा समय में प्रदेश का जो रिकवरी परसेंटेज है वो 38% है। उसके सापेक्ष हमारा 6 वर्षीय रिकवरी परसेंटेज 60% है और पिछले 3 महीने का जो हमारा रिकवरी परसेंटेज है वो 71.3% है। इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि हम लगातार मोबाइल फोन बरामद करके उनके मूल स्वामियों को लौटा रहे हैं। आज भी उसी कड़ी में हम कुल 89 मोबाइल फोन, जिनकी अनुमानित कीमत तकरीबन 15 लाख रुपए है, उनके मूल स्वामियों को लौटा रहे हैं। इस पूरे के पूरे प्रकरण में जो हम CIR पोर्टल है उस पर प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग का नतीजा जो है ये है कि हम ट्रेसेबिलिटी जनरेट होती है और मोबाइल हम रिकवर कर पाते हैं। तो मेरा यही फिर से सभी से अनुरोध है कि जब भी आपका मोबाइल गुम या चोरी हो जाए, आप थाने आइए, CIR पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करवाइए और जब तक आपको CIR पोर्टल की रिक्वेस्ट ID नहीं मिलती तब तक आप थाने से नहीं जाइए। पुलिस अधीक्षक संभल के कुशल निर्देशन में। तो वहीं नारायण फाउंडेशन उत्तर प्रदेश की प्रमुख समाज सेवी संस्था गरीब परिवारों और जरूरतमंदों की मदद में लगातार सक्रिय है। हाल ही में अकबरपुर का कहरा सलेमपुर के परिवार को बहन महिमा गौड़ के विवाह में फाउंडेशन ने आर्थिक सहायता और दैनिक उपयोगों की आवश्यक वस्तुएं दी, जैसे कि फर्नीचर, बर्तन और साथ ही बेडरूम सेट भी उपलब्ध कराए। साथ ही परिवार को आश्वासन दिया गया है कि किसी गरीब बहन बेटी की शादी में कोई भी समस्या न आए। फाउंडेशन पहले भी 21 बहनों की सामूहिक शादी का आयोजन कर चुका है और इसके साथ ही पिछले साल भी 90 से अधिक बहनों की शादी में मदद की। मौर्य जी का हम धन्यवाद देते हैं कि एक सूचना पाने पर, केवल एक सूचना हम लोग जाके उनको बताए कि हमारे यहाँ एक ऐसा परिवार है जिसकी स्थिति बहुत दयनीय है, उसके माता पिता दोनों नहीं हैं, तो उन्होंने आगे बढ़कर उसका सहयोग किया, जिसका मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। हम लोग नारायण फाउंडेशन का पहले धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। विवेक भैया के द्वारा हम लोग एक दिन प्रधान जी के माध्यम से विवेक भैया के यहाँ गए और विवेक भैया बताए कि एक लड़की है, उसके माता पिता नहीं है, उसकी शादी है। विवेक भैया ने कहा कि जो सहयोग बन पड़ेगा वो हम लोग करेंगे। विवेक भैया के एक सहयोग पे प्रधान जी भी गए थे, वहाँ बेड से लेके श्रृंगारदान, सोफा, जो भी हो सका उनसे धनराशि भी पहुंचाए। और ऐसे काम विवेक भैया कम से कम 100 लोगों और कर चुके हैं। हम लोग यही सुने थे, इसी माध्यम से हम लोग वहाँ पहुंचे। विवेक भैया गरीबों के लिए हमेशा मसीहा बन के साबित हो रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग ज्ञापित करते हैं कहरा सलेमपुर की धरती से, और यह ग्राम सभा सदैव उनका आभारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं अपर पुलिस महानिर्देशक प्रयागराज के जोन ने पुलिस लाइन बांदा का निरीक्षण करके प्रशिक्षण प्राप्त आरक्षियों को संवेदनशीलता, धैर्य और अनुशासन का पालन करने के निर्देश दिए हैं। राजपत्र अधिकारियों के साथ बैठक में जिले में अपराध नियंत्रण, लंबित विवेचनाओं, वांछित और इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी, महिला और साइबर अपराधों के समयबद्ध निस्तारण पर भी जोर दिया गया है।
अधिकारियों को संवेदनशील जगहों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने, पैदल गश्त और सोशल मीडिया निगरानी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। त्योहारों में अफवाह और असामाजिक गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई करने और स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाए रखने पर भी जोर दिया गया है। देखिए, कल मैंने जनपद हमीरपुर में सुरक्षा व्यवस्था का त्यौहार और शिवरात्रि के मद्देनजर उनकी समीक्षा की। वहाँ मंदिर भ्रमण किया और जहाँ भीड़ भाड़ होती है उन इलाकों में भ्रमण किया। और कल रात्रि बांदा में हूँ, कल रात्रि से आज पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक किया और बैठक के उपरांत जो यहाँ प्रशिक्षण चल रही है कांस्टेबल्स की, उनके साथ उनके क्लासरूम में उनसे बात की और उन्हें कुछ निर्देश दिए प्रशिक्षकों को। अधिकारियों के साथ वार्ता में साइबर क्राइम मुख्य मुद्दा है और इसके लिए शासन के भी निर्देश हैं, पुलिस महानिदेशक के निर्देश हैं। साइबर क्राइम में मुख्य हम लोगों का है कि हमारे जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं उन्हें प्रशिक्षित किया जाए। प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, परंतु आईगॉट पर भी प्रशिक्षण प्राप्त करें और जितने भी अन्य पोर्टल पर हैं उनको प्रशिक्षित कराएं। ये निर्देश मैंने पुलिस अधीक्षक को दिया है, जिससे उनकी कॉम्पिटेंसी बढ़े। कार्य अच्छा कर रहे हैं, कुछ केसेस में अच्छा तत्काल बरामदगी हुई है। लियन अमाउंट जो तत्काल फ्रीज करने की है उसे भी यहाँ 35% से ऊपर है। प्रयास किया जा रहा है कि उसे भी और बढ़ाएं, परंतु प्रशिक्षण पर हमारा मुख्य जोर है। तो वहीं कानपुर में लैम्बोर्गिनी लग्जरी कार का विवाद जो है वो बढ़ता ही जा रहा है और इस मामले में अब अपराधी जो है जिस पर आरोप लगा है उस पक्ष के वकील जो है धर्मेंद्र सिंह ने ड्राइवर मोहन को अदालत में पेश किया। हालांकि एक्सीडेंट के समय वायरल हुए वीडियो में देखा गया है कि शिवम मिश्रा को ड्राइवर सीट से बाहर निकाला जा रहा है। मीडिया से बातचीत के दौरान ड्राइवर मोहन ने स्पष्ट किया है कि वो गाड़ी खुद चला रहे थे। वहीं वकील धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि उनके लिए अदालत में उनकी भूमिका निभाना प्राथमिकता है, जबकि गाड़ी किसके द्वारा चलाई गई है ये पुलिस की जांच का विषय है। और इस मामले में पुलिस कमिश्नर ने भी बयान में कहा है कि घटना के समय गाड़ी शिवम मिश्रा ही चला रहे थे और इस पूरे मामले में न्यायिक और जांच प्रक्रिया के बीच मतभेद को उजागर कर दिया गया है और अब अदालत और पुलिस दोनों की सत्यापन के लिए विस्तृत जांच चल रही है। मेरे को कानपुर जाना है तो आप आ सकते हो। मैंने बोला कि हाँ जी मैं आ सकता हूँ। अच्छा, कब बोला था ये सर वहाँ हो गया 3 तारीख के आसपास में। 3 तारीख को मेरे को कोई ड्राइवर ने बताया था कि भाई वहाँ पे गाड़ी मिल रहा है, आप जा सकते हो तो चले जाओ। पहले कौन सी गाड़ी चलाया करते थे आप? पहले कौन सी गाड़ी तो मैं सारे गाड़ी चला लेता हूँ। उसमें लैम्बोर्गिनी चलाना जानते हो? गाड़ी में कितने गियर होते हैं? सर इसमें गियर होती है सर 9 गियर। हमारी गियर कैसे लगते हैं? ये ऑटोमेटिक वो अपने आप लेते हैं, फोर्स कार है। ऑटोमेटिक में ये होता है ऑटोमेटिक। पहले कहाँ काम करते थे मोहन आप? मैं सर सबसे पहले तो मैं वही प्राइवेट, हमारे तो प्राइवेट होता है तो वहीं पे कोटी पे काम। एक्सीडेंट के बाद कहाँ गए थे फिर? मैं कहीं नहीं गया था सर, मैं तो उधर कोने पे खड़ा हो गया था। पुलिस वाले आए और वहीं पे मैं पुलिस वाला आने के बाद वो गाड़ी भी बाहर निकाला हूँ और बाहर निकाल के थाने पे भी लेके गया हूँ। वही थाने में तो है। माननीय न्यायालय के समक्ष ड्राइवर द्वारा मुझे एंगेज किया गया था एज ए एडवोकेट। सरेंडर की एप्लीकेशन दी गई, इस पर रिपोर्ट आती है तो सुनवाई होगी। ड्राइवर वांछित है तो वो न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करेगा और उसकी जमानत पर सुनवाई होगी। ड्राइवर को भी पेश नहीं किया, लेकिन न्यायालय में उपस्थित हो गया है। वो जब वांछित आख्या आएगी तभी तो वो हाजिर होंगे। सीसीटीवी में देखा जा रहा है कि गाड़ी शुभम मिश्रा चला रहे थे, लेकिन आप लोग लगातार कह रहे हैं कि ड्राइवर गाड़ी चला रहा है। पुलिस कमिश्नर का कहना है कि गाड़ी शुभम मिश्रा चला रहे थे। क्या कहेंगे? देखिए, ना मेरा कुछ कहना है ना पुलिस विभाग का कुछ कहना है। मैं क्षमा चाहता हूँ, ये ट्रायल का विषय है। अभी तो जो गाड़ी चला रहा तो वो न्यायालय में कह रहा है कि मैं गाड़ी चला तो मैं ड्राइवर हूँ, मेरी बेल कर दी जाए, तो उस विषय पर माननीय न्यायालय को मेरे को कानपुर जाना है तो आप आ सकते हो। मैंने तो वहीं मैनपुरी जनपद की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की हालातों की गंभीरता को उजागर कर रहा है, जिसे लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की है। हाल ही में कीरतपुर कंपोजिट विद्यालय में 150 से अधिक बच्चे बता दें कि बीमार हो गए हैं, जिसे स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही भी माना जा रहा है। जिला अस्पताल में एक बेड पर 4-4 बच्चों का इलाज होना न केवल आपातकालीन सेवाओं की बदहाली दिखाता है, बल्कि बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के प्रति गंभीर अनदेखी को भी सामने लाता है। विद्यार्थी परिषद ने मांग की है कि बच्चों को दी गई घटिया और मानक विहीन दवाओं की जांच की जाए और इसे आपूर्ति में शामिल एजेंसियों के खिलाफ तत्काल FIR दर्ज की जाए।
इसके साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों को निलंबित कर कार्रवाई सुनिश्चित करने की भी मांग की गई है। परिषद ने यह भी आरोप लगाया है कि सरकारी डॉक्टर अपने कर्तव्यों की अनदेखी कर निजी क्लिनिकों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इसीलिए सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और औचक निरीक्षण करने की आवश्यकता है। धरोहर एक गांव के ऐतिहासिक या धार्मिक या किसी भी ऐसे पौराणिक किस्सों को संजो कर रखने की एक पहल है, जिसमें गांव के जितने भी संभ्रांत व्यक्ति होते हैं या अनुभवी व्यक्ति होते हैं या गांव के बुजुर्ग हैं, जिनके पास गांव के इतिहास के बारे में या धार्मिक इतिहास के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है और नई पीढ़ी को वो जानकारी हो, वो इतिहास के पन्नों में ही तब के रह जाए, इसी की एक पहल है धरोहर। धरोहर में कितनी चीजों का जैसे आप कार्य कराएंगे तो क्या होगी और क्या सीखेंगे? जैसे धरोहर में शिलापट के माध्यम से या पेंटिंग के माध्यम से या लिखित वॉल फ्रेमिंग के माध्यम से हम गांव के इतिहास को संजो कर रखने की एक पहल की गई है। इसमें पंचायत भवन हो सकता है, उपवन हो सकता है या पार्क हो सकता है या किसी भी खुली जगह पर या कोई ऐसा धाम हो सकता है जहाँ पर हम अपने गांव के इतिहास को संजो कर रखने की एक पहल है। आपने ये पहल शुरू की है और देखा जाए कितने गाँव को आपने निरीक्षण किया है जहाँ पर आपको ऐसी सारी चीजें देखने को मिली? जैसे आज मैं कोचित गांव में हूँ, यहाँ पर बहुत ही धार्मिक स्थान है, दंडेश्वर कोचित महाराज का एक मंदिर है और कल मैं दादरा गांव गया था, वहाँ पर भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बारे में या हिंगलाज भवानी के मंदिर के बारे में बहुत कुछ बताने को है। तो इस तरह से जितने भी गांवों में जा रहा हूँ वहाँ कुछ न कुछ इतिहास ऐसा है जिसको नई पीढ़ी को जानकारी होनी चाहिए, भविष्य में संजो कर रखने की जरूरत है। धरोहर। तो वहीं अमेठी में दिन दहाड़े हाईवे पर एक कारोबारी के अपहरण की घटना ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है। घटना यूपी की बताई जा रही है, जहां पर कई ढाबों के पास घटित हुई ये घटना है, जहां पर कार सवार अपराधियों ने पूरी वारदात को फिल्मी अंदाज में अंजाम दिया है। बच्चों को स्कूल छोड़कर लौट रहे रमन कुमार अग्रहरी उर्फ बबलू को अपराधियों ने अपना निशाना बनाया। बदमाशों ने रुकवाकर बोलेरो में बिठाया और हथियार के बल पर उन्हें कार में डालकर फरार हो गए। इसके बाद से उन्हें उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर मारपीट की और परिजनों से भारी फिरौती की मांग की। करीब 10 लाख रुपए की राशि मिलने के बाद से शाम को कारोबारी को छोड़ा गया और इस घटना ने न केवल परिवार को बल्कि पूरे इलाके में जनता को दहशत में डाल दिया है और कानून व्यवस्था पर अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस घटना की गहनता से जांच पड़ताल कर रही है और इलाके के सीसीटीवी फुटेज को लगातार खंगाला जा रहा है ताकि अपराधियों की पहचान हो सके और गिरफ्तारी का प्रयास तेज हो रहा है। और ये मामला मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। प्रशासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई फिलहाल शुरू कर दी है। संपोड़ी स्कूल नहीं है, उसके पास वो बच्चों को पहुंचाने गए थे। उसके बाद वो निकल गए इधर पिंडारा रोड पे ऐसे आते हैं दुकान पर, वहीं पर आगे पेट्रोल टंकी है, वहाँ पर पकड़ लिए उनको। नहीं, वो बदमाश की चीज से थे? वो ब्लोरो से थे। तो आपके आदमी को छोड़ेंगे नहीं? आपके आदमी छोड़ दिए, बहुत मारे पीटे, बहुत पैसे ले लिए और उसके बाद 7 बजे 7:30 बजे 8 बजे छोड़ दिए। नहीं तो कुछ फिरौती मांगे थे कि नहीं, लिए हैं कि नहीं? वो लिए हैं, 10 लाख ले लिए हैं। वो मांग रहे थे 1 करोड़, तो 10 लाख ले लिए और जो ले गए और अलावा ले गए, उसका कोई सबूत आपने थाने में कहीं तहरीर दिया है? पुलिस क्या कह रही है? पुलिस अपनी कार्रवाई पे लगी है, अब देखो क्या करते हैं। संपोड़ी स्कूल। तो वहीं कौशाम्बी में हाल ही में एक छोटे बच्चों के ईंट भट्ठों में कच्ची ईंट ढोते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि नन्हे मुन्ने बच्चे अपने कंधों और हाथों में भारी ईंट उठाते हुए काम कर रहे हैं, जो न केवल उनकी सेहत के लिए खतरनाक है बल्कि बाल श्रम के गंभीर उल्लंघन को भी उजागर करता है। स्थानीय लोगों ने सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को रिपोर्ट के अनुसार जिले के अधिकांश ईंट भट्ठों में यही स्थिति है और बच्चों को इस तरह की कठोर श्रम गतिविधियों में लगाया जाता है। ये मामला बच्चों की सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य और बाल अपराधों के उल्लंघन को उजागर करता है और अब पूरे जिले की जनता और अधिकारी कर्मियों की निगाह पर इस बात पर टिकी हुई है कि क्या प्रशासन इस गंभीर स्थिति में कोई कदम उठाता है और बच्चों को इस प्रकार के जोखिमपूर्ण काम से बचाने के लिए कितनी प्रभावशाली कार्रवाई करता है।
तो वहीं कमलापुर के थाना क्षेत्र में मास्टरबाग रोड पर स्थित बैकुंठपुर गांव के पास से एक भयानक सड़क हादसा हो गया है, जिससे पूरा इलाका स्तब्ध है। जानकारी के अनुसार सड़क किनारे खड़े 3 बाइक सवारों को तेज रफ्तार डंपर ने कुचल दिया, जिससे सभी की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की उम्र लगभग 22 से 60 साल के बीच है और वो सड़क किनारे बातचीत कर रहे थे और तभी अचानक अनियंत्रित डंपर उनकी ओर बढ़ा। हादसा इतना भीषण था कि कोई भी बच नहीं सका। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है। उन्होंने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हादसे की खबर से पूरे क्षेत्र में गहरा शोक और डर का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोग हादसे की भयावह और तेज रफ्तार वाहनों के खतरों पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। तो वहीं सीतापुर के हरदोई चुंगी से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, जहां पर नया ऑटोमोबाइल गैरेज और भव्य रूप से उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन के अवसर पर पूजा अर्चना और शुभारंभ भी किया गया है, जिसमें क्षेत्र में गणमान्य नागरिक और स्थानीय लोग उपस्थित रहे। डॉक्टर गराज एक इंडिया की लीडिंग मल्टी ब्रांड 2 व्हीलर सर्विस फ्रेंचाइजी प्रोवाइडर कंपनी है, जिसका आज यहाँ पे एक फ्रेंचाइजी आउटलेट ओपन हुआ है और पूरे भारत में 160 से भी ज़्यादा हमारे आउटलेट्स हैं। सो यहाँ पे जो हमने आउटलेट ओपन किया है, वहाँ पे सभी प्रकार की 2 व्हीलर्स, चाहे हीरो हो, बजाज हो, होंडा हो, कोई भी कंपनी की कस्टमर्स के पास 2 व्हीलर हो, यहाँ पे 2 व्हीलर का टोटल सॉल्यूशन मिलता है। सर्विस से लेके इंजन वर्क, कलर वर्क, स्पेयर पार्ट, इंजन ऑयल, सब कुछ। यहाँ पे सभी गाड़ियों की 2 व्हीलर सर्विस एक ट्रेन टेक्नीशियन के द्वारा की जाती है। यहाँ पे जो टेक्नीशियन हमने दिए हैं वो भी कंपनी के एक्सपर्ट टेक्नीशियन यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं, जिन्होंने कंपनी के आउटलेट में ट्रेनिंग ली हुई है। सो कोई भी प्रकार की 2 व्हीलर हो, वहाँ पे एक जेन्युइन टेक्नीशियन के द्वारा सर्विसिंग होगी। हमारी कंपनी के ओन स्पेयर पार्ट भी है, कंपनी का ओन इंजन ऑयल है, जहाँ पे अगर कोई भी ग्राहक यहाँ से हमारा स्पेयर ऑयल डालता है तो उसको हम लोग 3 महीने की वारंटी भी देते हैं हमारे स्पेयर एंड ऑयल में। सो कोई भी 2 व्हीलर यूजर को अभी अलग अलग जगह पे जाना नहीं पड़ेगा। खबर अम्बेडकर नगर से है, जहां पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 4 पहिया वाहन में लदी 40 किलो से भी अधिक गांजा है बरामद किया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 22 लाख रुपए बताई जा रही है। और इस कार्रवाई से क्षेत्र में तस्करी और मादक पदार्थों के अवैध कारोबार पर कड़ी चोट लगी है। पुलिस ने बताया है कि मुखबिर की सूचना के बाद से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो वहीं पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 22 लाख रुपए का गांजा बरामद किया है। दिनांक 10/2/2024 को जनपद अम्बेडकर नगर का थाना बीटी एवं एसओजी का संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर द्वारा दिया गया सूचना के आधार पर 2 गाड़ियों को रोकने के लिए प्रयास किया गया। जब रोकने के लिए प्रयास किया गया था तो टीयूवी सवार व्यक्तियों ने पुलिस के ऊपर फायर करते हुए वहीं से निकला। आत्मरक्षा पुलिस भी 1 राउंड हवाई फायरिंग किया गया था। दूसरा गाड़ी जो स्विफ्ट डिजायर है, उसको रोकने में सफल हो पाया और उसका तलाशी लेने पर उसमें सवार 3 व्यक्तियों से लगभग 32 किलो, लगभग 36 बंडल में 37.08 किलोग्राम अवैध गांजा जैसे पदार्थ बरामद किया गया है। एवं दूसरा गाड़ी जो टीयूवी है, वो मौके से भागने के बाद एक खेत में छोड़ के वहीं पे सवार व्यक्ति भाग गया था। तो उस गाड़ी का भी तलाशी लेने पर 6 पैकेट में बांधा हुआ लगभग 6 किलो की आसपास 6.004 किलोग्राम अवैध गांजा भी बरामद किया गया है। 3 अभियुक्त जिनको हिरासत में लिया गया है, उनका पहचान संदीप कुमार राजभर पुत्र स्वर्गीय संतोष निवासी आजमगढ़, सोनू चौहान पुत्र स्वर्गीय राम अवसर निवासी जनपद गोरखपुर एवं इसरावती पत्नी सोमनाथ निवासी जनपद गोरखपुर है। बलरामपुर में पुल निर्माण की मांग लगातार बढ़ती ही जा रही है। क्षेत्रवासी और स्थानीय जनप्रतिनिधियों का कहना है कि बरसात के समय नालों का पानी सड़कों पर बहने से आवागमन बुरी तरह से बाधित हो जाता है और लाखों लोग इससे प्रभावित होते हैं। और इस स्थिति को देखते हुए पूर्व सांसद प्रत्याशियों ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपकर निर्माण कार्य को शीघ्र प्रारंभ करने की मांग की है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि हरिहरगंज ललिया के पास बता दें कि किलोमीटर 9 पर झीने नाले के पास ये पुल निर्माण को लेकर लगातार मांग की गई है, लेकिन 5 महीने बीत जाने के बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। वहीं कई किलोमीटर तक इस पुल को बनाया जाएगा और स्थानीय लोगों का कहना है कि पुल का निर्माण न केवल आवागमन को सुगम बनाएगा, बल्कि क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों और जीवन को सामान्य सुविधा के बारे में भी बेहतर बनाएगा। फिलहाल बुलेटिन लगातार जारी है, बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।